गुड मॉर्निंग। जय हिंद दोस्तों, संकल्प परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम विराम चिन्ह के बारे में। हम क्यों आज पढ़ेंगे विराम चिन्ह? क्या विराम चिन्ह पढ़ना आवश्यक है? आप ही बताइए, बोलिए। विराम चिन्ह पढ़ना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। यदि आप विराम चिन्ह नहीं पढ़ते हैं तो शब्द का क्या अर्थ निकलता है ये शब्द वाला पे डिपेंड करता है, जो अपने आप से अनुभव करता है, जो समझता है। जैसे हम यदि बोलेंगे रुको मत सुनो, तो वहां पे क्या सुनिए, क्या कीजिएगा आप? बोलिए। रुकिएगा कि मत सुनिएगा, या रुको मत सुनिएगा? क्या? तो सारे शब्द जो होते हैं ना, सारे शब्द का शुद्ध व्याख्या किसके आधार पे होता है? विराम चिन्ह के ही आधार पे। यदि आप विराम चिन्ह को नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए आप हिंदी नहीं, कोई भी शब्द का सही अर्थ नहीं समझ रहे हैं। ठीक, तो उसके आधार पे हम आज विराम चिन्ह के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अगले वीडियो में, अगले क्लास में आप सबसे हमने हिंदी वर्ण में परिचय प्राप्त कर चुके हैं, शब्द के बारे में प्राप्त कर चुके हैं परिचय, और शब्द के आधार पर जो हमने समास और समास विग्रह देखे थे वो भी हमने कर चुके हैं। तो आज आ रहा है विराम चिन्ह। अब ये विराम चिन्ह जो होती है, किसी भाषा में लिखने समय, बोलते समय यदि उचित ठहराव ना हो, उचित एक्सपीरियंस ना हो, तो उसका अर्थ अलग होता है। यदि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, और वहां हम आपका नाम क्या है यदि हम डर के बोलेंगे, तो क्या आप बताइएगा कि क्या डर रहे हैं हमसे, नाम भी पूछ रहा है क्या है ये, क्या उचित लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। तो वही चीज होता है कि विराम चिन्ह अर्थात एक एक्सपीरियंस जो होते हैं, ये हमें बोलने की शुद्ध कला सिखाती है। ठीक, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए विराम चिन्ह ना, ये जो है विराम चिन्ह क्या है? विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव। क्या होता है बाबू? ठहराव। लिखते समय, बोलते समय व्यक्ति जो अपना भाव प्रकट करते हैं तो उनके लिए एक विराम आवश्यक होता है। ठीक है, तो पाठक अर्थात श्रोता दोनों में स्पष्ट रूप से शब्दों का अर्थ समझ पाता है। यदि आपसे हम बोलेंगे कि रुको मत, रुको मत जाने दो, या रुको मत जाने दो, नहीं, शुद्ध वाक्य होगा तो रोको मत जाने दो। देखिए ये आपको स्पष्ट दिख रहा है ना। यहाँ हम कह दें रोको मत जाने दो, पहले क्या क्रिया है आपकी? रोकने की क्रिया है ना, ऐसे आप समझते हैं। मत जाने दो, रोक लेता है तो जाने नहीं देता है, तो आपको लगता है कि हमको कह रहा है रोको मत जाने दो। ठीक है, तो उसी प्रकार से यदि यहाँ पे हम यदि अल्प विराम दे देते हैं, जिसको कहते हैं विराम चिन्ह, वो यदि दे देते हैं तो क्या होता है? रोको मत, रोको मत जाने दो। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी वाक्य को स्पष्ट व्याख्या कौन करता है? तो विराम चिन्ह करता है। क्या करता है बाबू? विराम चिन्ह। इसलिए विराम चिन्ह का ज्ञान होना आवश्यक है हमें। तो विराम चिन्ह के मुख्य रूप से हिंदी में 15 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 15। विराम चिन्ह के कितने? 15। आप सब परिचय पा चुके होंगे, कुछ ना कुछ जानते होंगे, उसका उपयोग करते होंगे, लेकिन आज जो है अध्ययन के आधार पर हम देखेंगे भी। ठीक है, जैसे देखो रोको मत जाने दो, इसमें तो आप समझ में आ रहा है कि इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो अल्पविराम की। किसकी? अल्पविराम की। और उसी प्रकार यदि यहां पे हम रोक देते रोको, उसके बाद मत जाने दो, तो आपको क्लियर हो जाता है ना कि रोकने की क्रिया का है रोको मत जाने दो। ठीक है, तो इस प्रकार से विराम चिन्ह को हमें जानना चाहिए। तो विराम चिन्ह कितने होते हैं? बोलिए आप सब।
अभी हमने बताए थे ना 15 होते, कितना होते बाबू? 15। ठीक, 15 में जैसे देखिए 15 में पहला होता है पहला जो है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम। अब ये अल्प विराम क्या कैसा चिन्ह होता है? इसको इंग्लिश में हम कोमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमा। ठीक, इसका चिन्ह जो होता है इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस तरह दे दिए कोमा। दूसरा आता है अर्धविराम। क्या आता है? अर्धविराम। अर्धविराम इंग्लिश में इसको सेमी कोलन भी बोलते हैं। सेमी कोलन। ठीक, सेमी कोलन का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, एक पॉइंट ऊपर उसके बाद कोमा दे देते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं अर्ध विराम। ठीक, उसके बाद तीसरा नंबर पे जो है उसे कहते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? फुल स्टॉप। और इसका तो उपयोग तो आप तो बचपन में ही सीख गए होंगे, है कि नहीं? फुल स्टॉप किस प्रकार से होता है? ये इस तरह देते हैं डायरेक्ट हिंदी में। उसके बाद होता है उपविराम। क्या होता है? उप विराम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं? कोलोन। कोलोन का क्या चिन्ह होता है? सिर्फ एक ऊपर बिंदी था और एक नीचे बिंदी। इसका उपयोग अधिकतर इंग्लिश में होता है। ठीक है, 5वां नंबर पे आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक को क्या कहते हैं? मार्क ऑफ क्वेश्चन या क्वेश्चन मार्क, या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक, इंट्रोगेशन का चिन्ह क्या होता है? इस प्रकार से होता है, हसुआ बनाने की तरह। 6 नंबर जो आता है उसे कहते हैं क्या? विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जो होते हैं इसको कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। क्या कहते हैं? एक्सक्लामेशन। और ये किस प्रकार से होती है? ऊपर से नीचे इस तरह। ठीक, उसके बाद जो आता है एक्सक्लामेशन के बाद आता है संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह, जिसको कहते हैं हाइफन। क्या कहते हैं बाबू? हाइफन बोलते हैं। और हाइफन आप नाम सुनते आ रहे होंगे। हाइफन किस प्रकार से होता है?
इस तरह दे देते ना बीच में, जैसे राम कृष्ण हाइफन दे देते। 8वां नंबर आता है उद्धरण। क्या कहते हैं? उद्धरण। उद्धरण चिन्ह में जो होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमर्स। उद्धरण को इन्वर्टेड कॉमर्स, यस इन्वर्टेड कॉमर्स कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स। इन्वर्टेड कॉमर्स अर्थात इन्वर्टेड कॉमर्स तो आप जानते हैं, दो इस प्रकार से और दो इस तरह से, ठीक है। इसको हम छोटा कर दें। उसके बाद जाता है लंबा नंबर। लंबा नंबर जो होता है कोष्टक चिन्ह होता है, जो गणना के आधार पर मैथ में कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट। क्या कहते हैं बाबू? ब्रैकेट, ठीक। और ब्रैकेट जैसे में ब्रैकेट के 3 प्रकार होते हैं, वो तीनों एक ही जगह देते हैं, ठीक है। एक छोटी, और इसका हिंदी में उपयोग करते हैं, और ये मंझली, और ये बड़ी, ठीक। हमने तीनों ब्रैकेट का लिख दिए। 10वां नंबर आता है जिसे कहते हैं निर्देश। निर्देश चिन्ह को क्या कहते हैं? डैश। क्या कहते हैं? डैश। डैश मतलब खाली, निर्देश मतलब खाली, और ये बड़ा होता है। क्या जी? 11 नंबर में आता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह अर्थात मार्क ऑफ इलिप्स। क्या कहते हैं? मार्क ऑफ इलिप्स। मार्क ऑफ इलिप्स क्या होता है? जैसे डॉट डॉट, ठीक। और ये इंग्लिश में उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है 12 नंबर। 12 नंबर में जो आता है लाघव। क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं। लाघव चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहता है? मार्क ऑफ एब्रेविएशन। ठीक, मार्क ऑफ एब्रीविएशन। और ये क्या होता है लाघव में? जैसे इस प्रकार से। 13 नंबर जो होता है इसको कहते हैं पुनर्युक्ति। क्या कहते हैं? पुनरुक्ति। पुनरुक्ति। पुनरुक्ति को क्या कहते हैं? मार्क ऑफ रिपीटेशन। जिसको इस तरह से। 14 नंबर में जो आता है उसे क्या कहते हैं? त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह जिसको कहते हैं मार्क ऑफ
मार्क ऑफ ओमिशन, ओमिशन ढोल ऐसा होगा, ओमिशन, ओमिशन में जैसे त्रुटि का चिन्ह इस तरह देता है एरो, ठीक। और एक बच गया है 15वां, जिसको कहते हैं विवरण चिन्ह। पंद्रह नंबर हम क्या बोले थे? विवरण, विवरण, विवरण में आता है क्लोन डैश, क्लोन डैश, क्लोन डैश बोले तो इस प्रकार से क्या, तो ये हमारे 15 विराम चिन्ह है, ठीक है। अब विराम चिन्ह है तो विराम चिन्ह को आप देख रहे हैं, इसमें से तो आप किसका किसका उपयोग करते होंगे हिंदी में? जैसे अल्प विराम, अल्प विराम तो ये आप करते आ रहे हैं। उसके बाद अर्धविराम, अर्धविराम तो किसी की संवाद यदि आपको लिखते हैं, जैसे 10th में 12th में एग्जाम आता है ना, संवाद के बारे में लिखना, तो संवाद के बारे में लिखिएगा तो जैसे राम ने बोला तो राम के बीच में क्या लगाइएगा आप, इस तरह से लगा दीजिएगा ना। उसके बाद आएगा आगे, तो राम के बाद राम बोलेगा तो उसका मतलब होता है राम ने बोला, ठीक। उसके बाद पूर्ण विराम तो आप जानते ही, किसी वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं आप? एक डीर खींच देते हैं, नहीं जी, इसे एक डीर नहीं जानते थे ना। उसके बाद उपविराम, प्रश्नवाचक तो आप जानते थे, सेमीकोलन भी, क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन, ये दोनों की आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हाइफन का भी यूज करते थे आप। उद्धरण, उद्धरण का चिन्ह इंग्लिश में अधिकतर होता है, और कोष्टक का भी उपयोग हिंदी में भी होता है, मैथ में ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद डैश, डैश तो आप जानबे करते हैं, खाली स्थान छोड़ देना, क्या। उसके बाद लोप का मतलब खाली स्थान ये भी होता है, ये भी होता है, ये इंग्लिश के लिए महत्वपूर्ण होता है, ये भी हिंदी के लिए। उसके बाद ये होता है लाघव चिन्ह, और ये पुनरुक्ति, और ये जो है ये चिन्ह को आप इस तरह से लिख देते हैं। आपको मान लीजिए कहीं पे भी आपने गलती लिख दी या कुछ वाक्य लिखे जहां आपने भूल गए, इसका उपयोग कोई भी मेंस हो, कोई भी एग्जाम का, कंपटीशन एग्जाम का मेंस में इसका उपयोग करना अनिवार्य माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि बच्चा को यदि अपने आप में दिखाएगा कि हमको क्या चीज़ पता है, विराम चिन्ह पता है, क्योंकि विराम चिन्ह मुख्य रूप से यदि आप ये त्रुटि बोधक का उपयोग कर लेते हैं तो ये बहुत बेहतर माना जाता है। जैसे मान लीजिए राम पढ़ता है, अब राम पढ़ता है इतना तक लिख दिया, और इसमें हमने एक किताब को भूल गए, तो यहाँ क्या करेंगे, एक चिन्ह मार दिए और यहाँ लिख देंगे किताब। इसका मतलब है राम किताब पढ़ता है, ठीक है। और इसका उपयोग आप मेंस में अधिक जगह देखते हैं, अर्थात मेंस एक शुद्धि लिखना, आपको जो क्या कहते हैं लिखित एग्जाम जो होती है, ये इसी पे निर्भर करता है। अधिकतर बच्चे कहते हैं हिंदी में मार्क्स कम आते हैं, कारण क्या है? कारण यही है विराम चिन्ह, क्योंकि वो कोई भी निबंध लिखते हैं तो उसकी पूर्णता भाषा रूप है ही नहीं, वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, कहाँ क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो जानता ही नहीं। और नहीं जानेगा तो क्या करेगा वो? बस शब्दों की भंडार लगा देगा, शब्दों की, राम ये, राम वो, राम ये, ठीक है। तो इस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि इसका उपयोग कितना हमारे भाषा के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप अल्प विराम देते हैं, कहीं एक जगह से अलग जगह दे देते हैं तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। यदि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन मांग लीजिए, वो क्वेश्चन की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, है कि नहीं। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है? कोई वाक्य आश्चर्य में बोलिएगा, विस्मय चिन्ह का मतलब ही आश्चर्य में जाना, अवाक होके बोलना, हाय रब्बा मर गया, है कि नहीं। तो उस तरह से चिन्ह का उपयोग और एक एक्सप्लेनेशन के आधार पर ही होता है, ठीक है। तो आपको ये परिचय था
एक एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, कि जैसे पूछ देता है अर्धविराम कौन है, तो अर्धविराम तो आपको देख रहे हैं, अल्पविराम तो ऊपर था लेकिन अर्धविराम ये है, ठीक है, इस तरह से दे दिया जाता है, ठीक, एक बिंदी और कोमाज। तो विराम जान रहे थे, अर्धविराम आपने समझ गए, पूर्ण विराम तो आप जानते थे, उपविराम, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक, तो सभी जानता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी जानते हैं, संयोजक अर्थात हाइपन, हाइपन आपने देख लिए, ठीक है, कि जैसे राम ने बोला, राम के आधार पे यदि कुछ लिख रहे हैं हाइपन देके, तो राम के बारे में लिखेंगे ना, लेकिन हाइपन मतलब वही चीज होता है कि राम के बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उद्धरण अर्थात इन्वर्टेड कॉमर्स, ये कुछ वाक्य होते हैं जिसको इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले में सुरक्षित रूप से रखा जाता है, ठीक है, और ये लिखने में ही उपयोग आता है। उसके बाद ये ब्रैकेट कोष्टक में भी, जैसे हमने बताए थे अभी कल के वीडियो में बताए थे आपको कि समास के बारे में, समास के बारे में क्या था, जैसे श्वेतांबर, श्वेतांबर तो श्वेतांबर कहलाता है एक, जिसके श्वेतांबर हो अर्थात जिसका अंग ही श्वेत हो, है कि नहीं। तो इस आधार पे हमने क्या दिए थे, ब्रैकेट में लिख दिए थे, क्या चीज, सरस्वती को श्वेतांबर बोला जाता है कि नहीं। दिगंबर या पीतांबर, पीतांबर में हमने क्या लिखे, ब्रैकेट में लिखे थे ना, कृष्ण का नाम, तो उस प्रकार से ब्रैकेट में नाम दिया जाता है, तो डायरेक्ट नहीं देकर क्या चीज का उपयोग करते हैं, ब्रैकेट का, ठीक है। तो ब्रैकेट का उपयोग करके ये दर्शाते हैं। उसके बाद आता है निर्देशक डैश, डैश भी वही प्रकार है, जैसे यहाँ पे हमने कैसे हाइफन का उपयोग कर रहे थे, तो किसी का संयोजक रूप में कर रहे थे, जैसे राम सीता, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या, किसका, कोष्टक निर्देशक वही राम ने कहा। उसके बाद लोप चिन्ह का प्रयोग, लोप चिन्ह का प्रयोग तो आप जानते हैं, खाली स्थान को छोड़ देना। उसके बाद लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति में आप देख रहे हैं। उसके बाद त्रुटि तो समझ गए, विवरण, कोलन, कोलन तो आप जान भी करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, जैसे में एग्जाम्पल नहीं दे देते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अल्पविराम का उपयोग देखते हैं, या इतना ही छोड़ दें, इतना ही एग्जाम के लिए पर्याप्त है, ठीक, छोड़ दें, चलिए तब आगे मिलते हैं।